सोचिए जरा, एक ट्रेडिंग कंपनी, एक पूरे की पूरी ट्रेडिंग कंपनी पूरे देश पर राज कर रही है और फिर अचानक रातों रात सब खत्म, उसका राज खत्म हो जाता है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर 1858 में भारत में बिल्कुल यही हुआ था। और अगले 60 सालों में एक असाधारण बदलाव देखने को मिला। एक ऐसा सफर जो कंपनी के शासन से लेकर ब्रिटिश ताज के सीधे कंट्रोल तक जाता है। और इसी सफर में भारतीयों ने पहली बार सरकार में अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम उस बड़े बदलाव की बात करेंगे जब सत्ता कंपनी से निकलकर सीधे क्राउन के हाथों में चली गई। फिर हम देखेंगे कि कैसे पहली बार भारतीयों की आवाज सरकार तक पहुंची। इसके बाद हम मताधिकार यानी वोटिंग राइट्स के विस्तार को समझेंगे। फिर एक बहुत ही दिलचस्प सिस्टम दोहरी सरकार के बारे में जानेंगे और आखिर में हम इन 60 सालों के बदलाव का पूरा निचोड़ निकालेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं साल 1858 से। ये वो साल था, वो टर्निंग पॉइंट जब भारत में पावर का पूरा गेम ही बदल गया। सत्ता के सारे नियम, कायदे, सब कुछ फिर से लिखे गए। ये वो दौर था जब कंपनी राज का सूरज डूब रहा था और क्राउन के सीधे शासन का उदय हो रहा था। और ये सवाल बहुत जरूरी है, जब एक कंपनी का राज खत्म होता है और एक साम्राज्य का शुरू, तो होता क्या है? देखिए, 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था ना, वो सिर्फ एक कानून नहीं था, वो एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का डेथ सर्टिफिकेट था और साथ ही भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य के सीधे शासन का बर्थ सर्टिफिकेट भी। तो सवाल यह है कि असल में बदला क्या क्या? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, कंपनी का खेल खत्म। सारी की सारी पावर सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। अब इस पूरी पावर को संभालने के लिए लंदन में एक नया और बहुत पावरफुल पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये आदमी ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था, मतलब बहुत बड़ी बात थी। और हाँ, वो जो पिट्स इंडिया एक्ट वाली पुरानी कंफ्यूजिंग दोहरी सरकार की व्यवस्था थी ना, उसे भी खत्म कर दिया गया। अच्छा, भारत में क्या हुआ? यहाँ जो गवर्नर जनरल थे, उन्हें एक नया और फैंसी टाइटल मिला, वाइसराय। अब ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये टाइटल इस बात का सीधा संकेत था कि वो अब किसी कंपनी का नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन का नुमाइंदा है। तो लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और भारत में वाइसराय, ये पूरा सेटअप पावर को ब्रिटिश हाथों में और भी ज्यादा सेंट्रलाइज करने का एक साफ साफ तरीका था। और इस नए दौर की शुरुआत हुई महारानी विक्टोरिया के मशहूर प्रोक्लेमेशन यानी घोषणा से। अब इसे सिर्फ एक सरकारी कागज मत समझिए, ये एक तरह से भारत के लोगों से किया गया एक वादा था। एक ऐसा वादा जिसने आने वाले समय में ब्रिटिश शासन की पॉलिसी की दिशा तय की। और इस घोषणा में सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी बात क्या थी? वादा, बराबरी का वादा। ये कहा गया कि कानून के सामने सब बराबर होंगे और जाति, रंग, नस्ल या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अब सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा आश्वासन था। और इसी एक वादे ने आने वाले दशकों की पूरी पॉलिटिक्स की शक्ल बदल दी। ठीक है, तो सत्ता तो बदल गई, क्राउन का राज आ गया, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या इसमें भारतीयों की कोई आवाज होगी? तो कहानी का अगला पड़ाव हमें उन्हीं पहली, बहुत ही संभल कर की गई कोशिशों पर ले जाता है, जब पहली बार भारतीयों को कानून बनाने के प्रोसेस में शामिल किया गया। शुरुआत धीमी थी, पर बहुत अहम थी। और इस दिशा में 1861 का जो एक्ट था ना, वो एक मील का पत्थर साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इतिहास में पहली बार, जी हां, बिल्कुल पहली बार, ये पॉलिसी बनाई गई कि भारतीयों को भी कानून बनाने के प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाएगा। हाँ, ये बहुत लिमिटेड था, बहुत छोटा सा रोल था, लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की तरफ ये पहला नन्हा सा कदम। और अच्छी बात ये थी कि ये पॉलिसी सिर्फ कागजों पर नहीं रह गई। तुरंत 1862 में ही उस वक्त के वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया। कौन थे ये? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। उन्हें अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर बनाया गया। जरा सोचिए, पहली बार उस काउंसिल में भारतीय चेहरे दिखाई दिए। भले ही सिंबॉलिक था, पर यह एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। ये टाइमलाइन इस पूरे सफर को एकदम साफ कर देती है। देखिए, 1861 में हुई पहली एंट्री, फिर 1892 में आया इलेक्शन का कॉन्सेप्ट, 1909 में काउंसिल्स को और बड़ा किया गया, और फिर 1919 में वो दोहरी सरकार वाला कॉम्प्लेक्स सिस्टम आया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हर नया कानून पिछले वाले के ऊपर एक और ईंट रखने जैसा था, और धीरे धीरे ये पूरी इमारत बनती गई। तो ठीक है, पहली भागीदारी तो मिल गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे क्या हुआ? अब जो सुधारों का अगला दौर आया, उसने इस छोटी सी शुरुआत को और आगे बढ़ाया। रिप्रेजेंटेशन का जो आइडिया था, उसे एक नए लेवल पर ले जाया गया। बात करते हैं 1892 के एक्ट की।
इसने कई जरूरी बदलाव किए। इससे प्रोविंशियल लेवल पर यानी प्रांतीय स्तर पर भागीदारी तो बढ़ी ही, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसने इलेक्शन के एलिमेंट को इंट्रोड्यूस किया। हाँ, ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, इनडायरेक्ट था, पर शुरुआत तो हुई। और अब काउंसिल्स को थोड़ी असली पावर भी मिली। अब वो बजट पर बहस कर सकते थे और सरकार से सीधे सवाल पूछ सकते थे। मतलब सरकार को जवाबदेह बनाने की तरफ ये एक बड़ा कदम था। फिर आया साल 1909 और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इन सुधारों ने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साइज और पावर दोनों में एक जबरदस्त उछाल लाया। एक बड़ी छलांग थी ये। लेकिन इसके साथ एक ऐसी चीज भी आई जो आगे चलकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल साबित हुई। और वो कंट्रोवर्शियल चीज थी सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट, यानी पृथक निर्वाचक मंडल। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट दे सकते थे। बस इस एक फैसले ने इंडियन पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके जो नतीजे हुए वो बहुत दूर तक गए। अगर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का स्केल समझना है तो बस एक नंबर याद रखिए, 60। वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें एडिशनल मेंबर्स की संख्या 16 से सीधी 60 कर दी गई। मतलब लगभग 4 गुना। आप सोच सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन में ये कितना बड़ा जंप था। चलिए अब आते हैं इस पूरे दौर के सबसे कॉम्प्लेक्स लेकिन सबसे जरूरी सुधार पर, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919। इस एक्ट ने प्रांतीय सरकारों के लिए एक बिल्कुल ही नया सिस्टम पेश किया। इस एक्ट को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है और इसका मेन मकसद एक ही था, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बीच पावर को साफ साफ बांटना। कौन क्या करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, सब क्लियर करना था। और पहली बार सरकार के कामकाज को सब्जेक्ट्स की अलग अलग लिस्ट में बांटा गया। और इसी एक्ट ने प्रांतों में डायरकी नाम का एक बड़ा ही अनोखा सिस्टम शुरू किया, जिसे द्वैध शासन भी कहते हैं। अब ये था क्या? ये एक तरह की दोहरी सरकार थी और इसका आइडिया सर लियोनेल कर्टिस का था। तो सवाल यह है कि ये डबल गवर्नमेंट, ये डायरकी काम कैसे करती थी? बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। प्रांतों के सारे कामकाज को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। अब जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ये सब गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से चलाते थे और ये मंत्री लेजिस्लेचर को जवाबदेह थे। लेकिन जो असली मलाई वाले रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे जैसे पैसा यानी फाइनेंस और पुलिस, वो गवर्नर और उसकी काउंसिल ने अपने पास ही रखे और उनकी लेजिस्लेचर के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। तो जब हम इन पूरे 60 सालों को एक साथ रखकर देखते हैं तो क्या दिखता है? कोई अचानक आई क्रांति नहीं, बल्कि एक धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ रास्ता, एक एवोल्यूशन। हर नया कानून पिछले कानून की नींव पर ही बनाया गया था। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। 1858 पावर कंपनी से क्राउन के पास। 1861 कानून बनाने में पहली बार भारतीयों की एंट्री। 1892 इलेक्शन के कॉन्सेप्ट की शुरुआत। 1909 काउंसिल्स का बड़ा एक्सपेंशन और वो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात। और 1919 प्रांतों में डबल गवर्नमेंट का एक बड़ा एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, ये जो 60 साल का सफर था, क्या ये सच में भारत को सेल्फ रूल की तरफ ले जाने वाला एक धीमा लेकिन ईमानदार रास्ता था, या फिर ये ब्रिटिश साम्राज्य की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी? मतलब बस उतनी ही पावर दो जिससे लोग शांत रहें और राज लंबे समय तक चलता रहे। इस सवाल का जवाब इतिहास की सबसे बड़ी डिबेट्स में से एक है और सोचने पर मजबूर करता है।